मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर MA 303 जो सब्जेक्ट है, इसमें कि हम स्टीम कंडेंसर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम सरफेस कंडेंसर, टाइप ऑफ सरफेस कंडेंसर के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो है टाइप है, दैट इज द डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर। तो इसके लिए हमने क्या बनाया है, एक इसका डायग्राम बनाया है, जिसमें कि हमने क्या बनाई है, एक शेल बनाई है, सिलेंड्रिकल शेल बनाई है। और ये किसकी बनी होती है शेल? मेड ऑफ कास्ट आयरन की बनी होती है। तो सिलेंड्रिकल शेल बनाई है, वो मेड ऑफ कास्ट आयरन की क्या होती है, बनी होती है। इस शेल के अंदर देखिए एक तरफ से क्या हो रही है, स्टीम आ रही है, और उसका फिर क्या हो रहा है, कंडेंसेट दूसरी तरफ से निकल रहा है। इस कंडेंसर शेल के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे पाइप्स की ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, पाइप्स होते हैं, ये देखिए अपने पाइप्स बनाए, ट्यूब्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो ट्यूब्स है। तो इस शेल में अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो हमने क्या किया, बताया है कि एक तरह से वाटर इनलेट इसके अंदर आया है, और वो इस पाइप के थ्रू क्या होगा, इस ट्यूब्स की तरह क्या होगा, राइट साइड की तरफ फ्लो होगा। और दूसरी तरफ से वाटर क्या होगा, रोटेट होते हुए, मूव करते हुए इन पाइप के थ्रू क्या होगा, वापस पास होता हुआ क्या होगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, और वाटर आउटलेट के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो वाटर इनलेट है, जो कूल वाटर है, वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, और इन ट्यूब की तरह क्या हो रहा है, ट्यूब के थ्रू पास हो रहा है, और वापस इस शेल से होता हुआ राइट टू लेफ्ट ट्यूब्स के थ्रू पास होता हुआ क्या हो रहा है, वाटर आउटलेट के थ्रू निकल रहा है। तो टरबाइन से आने वाली जो एग्जॉस्ट स्टीम है, वो क्या करती है, सरफेस कंडेंसर के अंदर इस जितनी भी ट्यूब्स होती है उनकी चारों ओर क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो इस शेल के अंदर काफी सारी ट्यूब्स होती हैं, जिसमें से एक तरफ से तो पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से पानी जा रहा है। इन ट्यूब्स के चारों तरफ स्टीम जो होती है वो क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो जब स्टीम इन पाइप के कांटेक्ट के अंदर आती है, इनडायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर आती है, तो अपनी हीट क्या कर देती है, इस पाइप में से फ्लो होने वाले कूल्ड वाटर को क्या कर देती है, और खुद क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। और कंडेंस हो जाती है, उसको हम क्या कर देते हैं, कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप के थ्रू क्या निकाल देते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जितने भी मॉडर्न पावर प्लांट है, उन सभी में ही डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें वैक्यूम क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसके अंदर वैक्यूम क्या रखा जाता है, काफी हाई रखा जाता है। तो वैक्यूम हाई होने से जो एग्जॉस्ट स्टीम हो जाती है, वो इजीली आ जाती है पूरी शेल के अंदर। जितनी भी ट्यूब्स होती है उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। शेल के चारों तरफ, शेल में जितनी भी ट्यूब्स है उसकी चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है, और इजीली अपनी हीट जो होती है, वो कूलिंग वाटर जो पाइप के थ्रू पाइप में से फ्लो हो रही है, उसको क्या कर देती है, दे देती है। तो स्टीम क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। और कंडेंस होने के बाद में क्या कर देते हैं, हम उसको क्या निकाल लेते हैं। तो जितने भी मॉडर्न पावर प्लांट है, उसके अंदर क्या करते हैं, डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज द सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर। तो सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर का हमने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर, CFSC, सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर। तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर का। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर और सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर में डिफरेंस यही है कि इसके अंदर जो एयर एक्सटेंशन पंप जो होता है, वो किस में लगा होता है, सेंटर के अंदर लगा होता है। बाकी अगर अपन कंस्ट्रक्शन देखें तो डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर और सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर की डिजाइन एक ही है। बस इसके अंदर क्या होता है, सेंटर के अंदर एयर एक्सटेंशन पंप लगा होता है। उस एयर एक्सटेंशन पंप सेंटर में लगे होने की वजह से जितनी भी टरबाइन से आने वाली जो स्टीम है, वो क्या होती है, सेंटर की तरफ मूव करती है। तो ये जितने भी आपको क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली पाइप्स है। ये पाइप दिखाए गए हैं आपको, जितने भी पाइप है उसका सेक्शन दिखाया गया है, उसका साइड व्यू दिखाया गया है। जो सेंटर डाउन फ्लो जो सरफेस कंडेंसर है, जिसका भी हमने डायग्राम देखा था, उसको अगर हम साइड से देखेंगे और उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो इसी तरह से दिखाई देगा। तो इसके सेंटर के अंदर क्या होता है, एयर एक्सटेंशन पंप लगा होता है। उस एयर सेंटर में एयर एक्सटेंशन पंप लगे होने से स्टीम का जो फ्लो होता है, वो इसमें सेंटर की तरफ बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। तो इसकी जो डिजाइन वो इसी तरह से तैयार की जाती है कि जो एयर एक्सटेंशन पंप क्या लगे, सेंटर की तरफ इसके अंदर लगे। दूसरा अगर हम देखें तो ये एक तरह से उसका मॉडिफाइड शेल है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब सेंटर की तरफ स्टीम का जो फ्लो होता है, और वो जो कॉन्टेक्ट के अंदर आती है, किसके, कूल्ड वाटर कॉन्टेक्ट के अंदर, जो कि पाइप्स के थ्रू फ्लो हो रहे हैं, तो अपनी हीट क्या कर देती है, सारी जो हीट है, स्टीम क्या कर देती है, कूल्ड वाटर को दे देती है, खुद कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होकर के वो क्या हो जाती है, डाउनवर्ड
इकट्ठा हो जाती है और उसको कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सेंटर फ्लो सरफेस कंडेंसर और डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर है वो लगभग उनकी जगह सेम है, बस फर्क इतना सही है कि इसके अंदर सेंटर के अंदर एक्सटेंशन पंप लगा होता है, उसकी वजह से सारी जो स्टीम होती है वह सेंटर की तरफ फ्लो होती है और वो ज्यादा कॉन्टेक्ट के अंदर आती है किसके, कूलिंग वाटर के, जो कि पाइप से फ्लो हो रहा है, जिससे कि अंदर इसके अंदर कंडेंसेशन क्या होता है और इफेक्टिव होता है। कंडेंसेशन इसके अंदर क्या हो जाता है और इफेक्टिव होता है और कंडेंसेट होकर के स्टीम जो वाटर है वो नीचे की तरफ आ जाता है कंडेंसेट, और उसको क्या कर लिया जाता है कंडेंसेट एक्शन पंप के थ्रू निकाल लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द रीजनरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर। तो जैसे कि हमको पता है कि स्टीम टरबाइन के अंदर जो रीजनरेटिव जो होता है उससे क्या हो जाती है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमको रीजनरेटिव का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो रीजनरेटिव टाइप सर्विस कंडेंसर भी क्या हो जाएगा, हमको क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हमको पता है कि रीजनरेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो टरबाइन होती है उससे क्या हो जाती है, स्टीम एक्सट्रैक्ट की जाती है, ब्लीड की जाती है, और कंडेंसर से जो निकलने वाला कंडेंसेट होता है उसको क्या किया जाता है, किसी फीड वाटर हीटर के अंदर क्या किया जाता है, जो इस टरबाइन से आने वाली स्टीम के कांटेक्ट में लाया जाता है, जिससे कि कंडेंसर से निकलने वाले जो कंडेंसेट लिक्विड है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब ये कंडेंसेट जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ जो लिक्विड बॉयलर में भेजा जाता है तो बॉयलर के अंदर क्या हो जाती है, जो फ्यूल की क्या हो जाती है, फ्यूल सेव हो जाता है, फ्यूल कंजम्पशन क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इसी चीज को हमने क्या किया, इसके अंदर एक्सप्लेन किया है कि कंडेंसर यूज इन अ रीजनरेटिव मेथड ऑफ हीटिंग द कंडेंसेट आर कॉल्ड रीजनरेटिव टाइप कंडेंसर। अगर उसके अंदर ऐसा सरफेस कंडेंसर जिसके अंदर रीजनरेटिव कंसेप्ट को यूज किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, रीजनरेटिव टाइप कंडेंसर कहलाएगा। कंडेंसेट आफ्टर लीविंग द कंडेंसर इज पास थ्रू द फीड वाटर हीटर एंड ब्लीड स्टीम इज मिक्स विथ इट एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो जैसा कि बताया गया है कि कंडेंसर से निकलने वाला जो कंडेंसेट लिक्विड होता है उसको किसके कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, कंडेंसेट आफ्टर लिविंग द कंडेंसर इज पास थ्रू द फीड वाटर हीटर, फीड वाटर के थ्रू पास किया जाता है। और फीड वाटर हीटर में क्या हो रहा है, जो ब्लीड स्टीम आ रही है इस मिक्स विथ इट, जो टरबाइन से निकलने वाली जो ब्लीड जो स्टीम है उसके कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। तो कंडेंसर से तो क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, कहां पर, फीड वाटर हीटर के अंदर, और टरबाइन से क्या आ रही है, स्टीम आ रही है। तो दोनों के कॉन्टेक्ट होने से क्या हो जाता है, जो फीड जो लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट क्या, द कंडेंसेट एट हाई टेम्परेचर कैन बी रीयूज एज फीड वाटर टू द बॉयलर। और ये जो कंडेंसेट होता है जिसका टेम्परेचर बढ़ चुका है उसको वापस बॉयलर में रीयूज किया जाता है। उससे क्या होगा, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, उससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, प्लांट की इंक्रीज हो जाएगी, एंड मिनिमाइज द फ्यूल कंजम्पशन। क्योंकि जब बॉयलर में भेजने वाले वाटर का टेम्परेचर बढ़ चुका है तो उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूल जो होगा वो कम यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसकी फ्यूल इकोनॉमी क्या हो जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन से मिनिमाइज हो जाएगा। तो उससे एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रीजनरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर के अंदर सिंपली कंडेंसर से निकलने वाले लिक्विड को फीड वाटर से पास किया जाता है और टरबाइन से आने वाली स्टीम जो है उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है और उसके अंदर बॉयलर के अंदर उसको भेजा जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, फ्यूल कंजम्पशन बच जाता है और एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप का अगर कंसेप्ट आप यूज कर रहे हैं तो दैट इज अ रीजनरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर। नेक्स्ट, इन्वर्टेड टाइप सरफेस कंडेंसर। तो जो इन्वर्टेड टाइप सरफेस कंडेंसर है उसके मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो इसमें स्टीम क्या करती है, एंटर एट द बॉटम ऑफ द शेल एंड फ्लो अपवर्ड। तो स्टीम इस इन्वर्टेड टाइप सरफेस कंडेंसर के अंदर क्या होती है, स्टीम तो नीचे से क्या हो जाती है, एंटर करती है, बॉटम से एंटर करती है और ऊपर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। क्यों, कि एयर एक्सटेंशन पंप इज प्लेस्ड एट द टॉप। टॉप के ऊपर क्या होता है, एयर एक्सटेंशन पंप लगा होता है। तो स्टीम तो बॉटम से आती है और ऊपर की तरफ फ्लो करती है ड्यू टू द एयर एक्सटेंशन पंप। नेक्स्ट, कंडेंसेट फ्लो डाउन एंड रिमूव एट द बॉटम वेयर कंडेंसेट पंप इज लोकेटेड। और ऊपर से क्या होता है, वाटर के पाइप्स लगे होते हैं, वाटर के पाइप्स लगे होते हैं। तो स्टीम ऊपर की तरफ जा रही है और पाइप के कॉन्टेक्ट के अंदर आएगी इनडायरेक्टली, तो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी स्टीम और नीचे क्या हो जाएगा, कंडेंसेट इकट्ठा हो जाएगा। तो कंडेंसेट तो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, स्टीम ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, और जो भी कंडेंसेट नीचे की तरफ इकट्ठा होता है उसको क्या कर लिया जाता है, कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप से बाहर निकाल लिया जाता है। तो दिस इज द सिंपली इन्वर्टेड टाइप सरफेस कंडेंसर। तो इसके जो मेन पॉइंट्स है वो हमको पता होना चाहिए कि भाई स्टीम नीचे से आ रही है ड्यू टू द एयर एक्सटेंशन पंप ऊपर की तरफ लगा है, और वाटर जो पाइप की थ्रू नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे इनडायरेक्टली, और कंडेंस जो होगा लिक्विड वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा और उसको एक्सटेंशन पंप से बाहर निकाल लिया जाएगा। क्लियर, ओके। लास्ट जो सरफेस कंडेंसर है काफी इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर।
तो ये जो इवेपोरेटिव सरफेस कंडेंसर होता है, ये इट्स सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका का होता है, चीप होता है और डज नॉट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर। इसमें कोई लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक कूल वाटर मेरे पास में टैंक होता है, जिससे कि पंप के थ्रू वाटर, कूल वाटर को ले लिया जाता है और पाइप के थ्रू जाता है और एक हेडर में भेज दिया जाता है। तो सिंपली पंप के थ्रू क्या किया, कूल वाटर आया, उसको सक किया और वो पाइप के थ्रू कहाँ चला गया, हेडर में चला गया। हेडर पे क्या होती है, नोजल्स लगी होती है, जिससे कि वाटर जो होता है स्प्रे फॉर्म में नीचे की तरफ निकलेगा। अनदर क्या होता है, एक अनदर पाइप सीरीज होती है जिसमें कि स्टीम आती है। स्टीम किससे आ रही है, पाइप के थ्रू आ रही है इसके अंदर। और इन पाइप पे क्या लगा होता है, पाइप पे क्या लगा होता है, फिन लगी होती है। इन पाइप पे क्या लगी होती है, फिन्स लगी होती है। इन फिन्स लगे होने से क्या होता है, हीट ट्रांसफर एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिंपली क्या होती है, एक स्टीम का पाइप्स है जिसमें कि स्टीम क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, यहाँ से इनलेट से स्टीम आ रही है और यहाँ से स्टीम क्या हो रही है, आउटलेट में निकल रही है। और इस पाइप के ऊपर क्या लगा रखा, फिन्स लगा रखी है। फिन्स लगाने से क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जब कूल वाटर इस पंप के थ्रू आया था और हेडर पे आया था और नोजल के थ्रू जब स्प्रे फॉर्म में नीचे गिर रहा है, तो क्या होगा, इन पाइप्स पे जब गिरेगा तो कूल वाटर क्या होगा, इस पाइप पे क्या होगा, जब गिरेगा तो फिन्स की वजह से ज्यादा देर तक क्या होगा, वो अपना कूलिंग इफेक्ट शो कर पाएगा। तो जब वाटर इसके ऊपर स्प्रे होगा तो जो स्टीम इसमें से फ्लो हो रही है, उसके लिए जो हीट ट्रांसफर रेट जो होगी, उसके लिए सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया इस पाइप के लिए, तो हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगी तो जो स्टीम इसके अंदर फ्लो हो रही है पाइप के अंदर, वो क्या हो जाएगी, स्टीम कंडेंस हो जाएगी। स्टीम क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। स्टीम जो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी और कंडेंसर का पर्पस भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस पाइप के अंदर जो स्टीम पाइप, ये जो पाइप है जिसमें से कि स्टीम फ्लो हो रही है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, फिन्स लगाने से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाती है और स्टीम इजीली क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या होता है, अब देखिए क्या लिखा हमने, इवेपोरेशन ऑफ कूलिंग वाटर अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जो वाटर इसके अंदर गिर रहा है वो भी क्या होता जाता है, साथ साथ इवेपोरेट होता जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेटिंग टाइप कंडेंसर भी बोलते हैं। तो जो वाटर इसके अंदर गिर रहा है वो भी क्या होता जा रहा है, इवेपोरेट होता जा रहा है, बट कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं आ रही क्योंकि स्टीम इस पाइप के थ्रू फ्लो हो रही है। बट इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता रहता है, इवेपोरेशन ऑफ कूलिंग वाटर होता रहता है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेटिंग कंडेंसर भी बोलते हैं। तो ज्यादातर जो घरों के अंदर जो आउटडोर एयर कंडीशनर यूनिट लगी होती है, उसके अंदर क्या होता है, इवेपोरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर लगे होते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ज्यादातर स्मॉल कैपेसिटी प्लांट के अंदर क्या कहते हैं, यूटिलाइज कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर यही है कि जो स्टीम जो जिस पाइप के थ्रू फ्लो हो रही है, वहां पर क्या लगाते हैं, फिन्स लगा देते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाती है और स्टीम क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। साथ ही जो वाटर जो फ्लो हो रहा है, स्प्रे फॉर्म में निकल रहा है इन हेडर के थ्रू, वो जब इस पाइप के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता रहता है। तो इवेपोरेशन होता रहेगा उसका, तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन ऑफ कूलिंग वाटर भी होता रहेगा। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेटिव कंडेंसर भी बोलते हैं। इस टाइप के कंडेंसर को क्या बोलते हैं, इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इवेपोरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर। तो इस तरह से हमने डिफरेंट सरफेस कंडेंसर पढ़े, जिसमें डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर हमने पढ़ा, डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर पढ़ा, उसके बाद में हमने सेंटर फ्लो सरफेस कंडेंसर पढ़ा, उसके बाद में हमने रीजनरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर पढ़ा, देन इन्वर्टेड टाइप सरफेस कंडेंसर पढ़ा और लास्ट हमने इवेपोरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर पढ़ा। तो थ्योरेटिकल एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिस्क्राइब द सरफेस कंडेंसर, तो हमको डायग्राम क्लियर है और हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पर हम कंडेंसर एफिशिएंसी और वैक्यूम एफिशिएंसी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।